कठिन राहों से कह दो बस बात इतनी, अपना सफ़र बेहद यादगार होगा। ऐ समंदर की लहरों दिल थाम के बैठो, हर हाल में नाविक उस पार होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आज के कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, यह बात आपको विदित ही है कि इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य प्रदेश की उभरती युवा शक्ति से आप सभी को रूबरू करवाना है। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का अहम विषय है बहुआयामी प्रतिभा के धनी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, लेकिन आज मैं उनसे आपका तारुफ नहीं करवाऊंगी। मैं आपको सीधा लेके चलूंगी उनके पास, उनकी प्रतिभा की एक छोटी सी झलक आपको दिखाती हूँ। ले चल मुझे कोई ऐसी जगह, खुद की खबर होना जग का पता। ले चल मुझे कोई ऐसी जगह, दुनिया का डर होना खुद का पता। दोनों उड़े नीले आसमां तले, दुनिया से दूर सब फिक्रों से परे। ले चल मुझे जाना है अभी। ले चल मुझे जाना है। ले चल मुझे जाना है अभी। ले चल मुझे जाना है। बेहद खूबसूरत। तो दर्शकों, आपने एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी युवा, इनकी प्रतिभा को तो आपने देख ही लिया है। तो इनका नाम है पीयूष अग्निहोत्री। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो आप इतना प्यारा गाते हैं, अब हमारे दर्शकों को एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आपके बारे में थोड़ा और जाना जाए। तो आपकी ज़िंदगी के सफ़र पर आज अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ पीयूष जी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम पीयूष अग्निहोत्री है जी। मैं शिमला का रहने वाला हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो अपना डीएवी से और दयानंद से हुई है। और मैं रेडियो में 10 साल का मुझे रेडियो का एक्सपीरियंस है मैम। 2 साल का मुझे टीवी का एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ मैं अभी रोचक कोहली जी हैं एक, उनको असिस्ट कर रहा हूँ। वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप कह लें टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर्स में आते हैं बॉलीवुड के, तो उन्हें मैं असिस्ट कर रहा हूँ। जी मैम। तो पीयूष जी, आपने अपने बारे में इतना कुछ बताया कि आपने रेडियो किया है, टीवी में भी काम किया है, असिस्टेंट म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी आप रहे हैं, डायरेक्टर आप रहे हैं। जी मैम। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? क्या आपने कोई शिक्षा ली है म्यूज़िक से संबंधित? मैम ऐसे मैंने सच किसी से मतलब सीखा नहीं है, बट बचपन से लेकर ही जैसे फैमिली में फादर हैं, बहुत पहले हमारे घर में वीसीआर होता था और कैसेट प्लेयर होता था, मतलब मेरा पैदा होने से पहले। तो तब से माइकल जैक्सन की कैसेट्स और जो भी बॉलीवुड की कैसेट्स घर में आती रहती थी। तो तब से एक म्यूज़िक के प्रति एक बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। साथ ही साथ मैम मेरे को याद है कि कैसेट्स का ज़माना हुआ करता था। उस टाइम 35 रुपीज़ तक में कैसेट आ जाया करती थी, पर फिर भी मैं पैसे जमा करके 175 की कैसेट्स आती थी, मैग्ना साउंड बीएमजी की, उस टाइम पुरानी। तो पैसे बचा के और 175 रुपीज़ की जो भी अपना इंग्लिश म्यूज़िक की कैसेट्स होती थी वो परचेज़ करके मैम गाने सुना करता था और बार बार सुन के देखा करता था कि कौन सा गाना अच्छा है कौन सा। तो पहले से मैम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था गाने के प्रति। घर वाले भी कहते हैं कहीं जैसे म्यूज़िक बजता था तो मैं वहाँ डांस कर रहा होता था, मतलब मुझे तो याद नहीं है लेकिन घर वाले बताते हैं। हाँ जी। तो हाँ, और फैमिली वाइज भी घर वालों को भी म्यूज़िक का सुनने का शौक़ था, तो उससे भी मुझे मैम बड़ा मतलब इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा इसके प्रति। जी, जैसे आपने बताया बचपन से ही आपको काफ़ी रुझान था इस ओर। तो अगर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपकी शिक्षा दीक्षा जो है किस तरह से रही है, किस स्ट्रीम से आप रहे हैं और फिर किस तरह से वो जो सफ़र था एक स्टूडेंट का और अभी जो एक प्रोफेशन में आप आए हैं वो किस तरह से रहा? मैम देखिए, मेरे जो पिताजी हैं वो चीफ मैनेजर रिटायर हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो उनकी एक तरीके से ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो हमारी हिमाचल में ही ट्रांसफ़र हुआ करती थी, कभी पालमपुर कभी सुंदरनगर।
तो वैसे मैंने काफ़ी स्कूल्स बदले हैं, मतलब मैंने +2 तक 8 स्कूल बदले हैं। अच्छा। जी मैम। तो मैक्सिमम मेरा डीएवीज़ से ही डीएवीज़ में ही पढ़ा हूँ, और शिमला में मैं दयानंद से भी पढ़ा हूँ। तो ये तो मैम मेरा अपना +2 तक का एजुकेशन थी। मैं मेडिकल स्ट्रीम से था मैम। अच्छा। जी, और मेरा मेडिकल कॉलेज में डेंटल में सिलेक्शन भी हो गई थी, बट कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अरे और वाह। हाँ, घर वालों ने भी मेरा साथ दिया। बहुत कम घर वाले होते हैं जैसे जो जी। अपने बच्चों के पैशन में इतना सपोर्ट करते हैं। जी। बट मैम आज तक भी मेरे को घर वालों से, मेरी सिस्टर से, मेरे ब्रदर से, सबसे बहुत सपोर्ट है। जी। तो उसके बाद मैम मैंने कॉलेज किया संजौली कॉलेज से ही। जी। और फिर मैम मैंने अपना पीजीडीसीए मास कम्युनिकेशन में किया। अच्छा, मास जी कम्युनिकेशन मैम। में किया। आप जी। डेंटल डॉक्टर बनने जा रहे थे, लेकिन आपका जो सपना था वो आप फिर मास मीडिया में गए, और जी आपका मैम। जो सपना था वो आपने कहीं ना कहीं पूरा किया। जी अभी मैम। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आपने रेडियो में भी काफ़ी साल काम किया है। जी मैम। तो उस काम में आने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि वो ऑडिशन का जब दौर होता है जी, ना, जी एक वो मैम, जी मैम। दिल में एक अलग सी खुशी, अलग सा डर रहता है, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को आज बताएं। मैम मुझे पता लगा था फर्स्ट टाइम मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे मेरे जैसे बड़े सिस्टर और बड़े ब्रदर हैं, वो भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से, मेरा भाई एक्टर है मैम बॉलीवुड में, सौरभ अग्निहोत्री। जी जी जी। हाँ जी, और मेरी बड़ी बहन स्वाति अग्निहोत्री, वो भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में हैं। तो उनसे मुझे पता लगा कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे, और उस टाइम पे मैम काफ़ी बारिश का टाइम था, जुलाई अगस्त का ही टाइम था, और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ थे शिमला में। तो स्क्रिप्ट रेडी करने को बोला था। 2-3 स्क्रिप्ट्स थी, एक इंग्लिश में थी, 2 हिंदी में थी, तो वो याद करके वहाँ पे हमें बतानी थी। तो ऐसे ही कैजुअल एटीट्यूड है, मैं वैसे ही लेट हो गया। अच्छा। और मेरे से स्क्रिप्ट्स भी याद नहीं हुई। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट तो छोड़ो, तो मैंने वहाँ पे मैम उसी टाइम बना के एक पहाड़ी गाना और एक पंजाबी गाना को इंग्लिश में फ्यूज़ करके उनको सुनाया था। अरे वाह, आज मैं चाहती हूँ उस मोमेंट को फिर से रिवाइंड किया जाए, और आज हमारे दर्शकों को वो गीत ज़रूर सुनाए जाए जो आपने उस दिन अपने इंटरव्यू में गाए थे आपने, और उसके बाद आपका जो सफ़र था रेडियो का वो शुरू हुआ। जी मैम, एक ये नीरू चाले घूम दे मैम, इस तरीके से मैंने जी, सुनाया था। काफ़ी फेमस था ये पहाड़ी जी मैम, गाना, उस अभी टाइम। भी काफ़ी सुनते हैं। प्लीज़ जी। आज हमारे दर्शक भी आपकी आवाज़ में ये गाना ज़रूर सुनना जी मैम, चाहेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा फ्यूज़ किया था। जी। Cause she has got the style, girl, she got and smiling, girl, she makes my heart broken. नीरू चाले घूम दे, माये घूम दे, चल शिमले बाजार. Cause she has got the style, girl, she got and smiling, girl, she makes my heart broken. नीरू चाले घूम दे, माये घूम दे, चल शिमले बाजार. Come on, Niru, dance with me. Come on, sing with me. You don't know what you did to me. Niru chale घूम दे, माये घूम दे, चल शिमले बाज़ारे. मैम एक ये गाना था, और एक पंजाबी गाना था मैम, वो ऐसा था. I just love the way you talk to me, baby. I just love the way you talk to me, baby. Pray to the God every day for being together, not for now but forever. बूहे बारियां ते नाले कंधां टप के आवांगा हवा बन के. बूहे बारियां है मैम, ये 2 गाने मैंने ऑन द स्पॉट ही बनाए थे, और उन्हें पसंद भी आए, और कहीं ना कहीं मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी मैम. तो उसके बाद रेडियो का सफ़र शुरू हो गया था। बहुत सुंदर, और आज हमने, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, उनको भी बेहद ही पसंद आया होगा ये। तो इसके बाद आपका रेडियो का सफ़र शुरू होता है। तो जितने साल आपने रेडियो में काम किया, कैसा रहा वो पूरा सफ़र, अगर आज आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जी मैम रेडियो में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और मैं एज अ आरजे सेलेक्ट हुआ था। जी। तो मैंने जलंधर ज्वाइन किया था 2007 में। जी मैम, तो उस टाइम मेरी जो प्रोफाइल थी वो अपना प्रोमो प्रोड्यूसर की प्रोफाइल थी। जी। तो सॉरी, आरजे की प्रोफाइल पे आरजे की प्रोफाइल पे ज्वाइन किया था। बट मैम जब हमने ज्वाइन किया था, तो जितने भी हमारे जो बॉसेस थे, प्रोग्रामिंग हेड, उन सबको ट्रेनिंग मिली थी दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली में उनको ट्रेनिंग मिली थी सॉफ्टवेयर की 3 महीने की, और कोई एक फॉरेनर ही आए थे यूके से, जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बनाया था, उन्होंने ही उनको ट्रेनिंग दी थी। बट मैम पहले 1-2 महीने में वो सारे छोड़ के चले गए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बहुत टफ था, और उसको समझना, मतलब ट्रेनिंग में पता नहीं उन्होंने समझ नहीं पाए होंगे,
तो वो सारा भार फिर हमारे कंधों पे आ गया था जो बिगिनर्स थे। तो मैम स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो गया था वो सॉफ्टवेयर सीखना, और मतलब दिन में 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता था, क्योंकि हाँ वो एफिशिएंसी नहीं थी, स्लो थे, चीज़ें धीरे धीरे करने आ रही थी और खुद ही सीखना पड़ रहा था। और उस टाइम इतना यूट्यूब और गूगल का भी वो नहीं था कि आप वहाँ से एकदम सीख सकें। आजकल तो अगर कुछ चीज़ ना आए आप यूट्यूब पे उसी टाइम वीडियो देख के आप ऐसा कर सकते हैं, पर उस तरीके की भी कोई हेल्प नहीं थी। तो मैम शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, बीमार भी पड़े, घर से बाहर भी नहीं रहा था, मतलब जलंधर में आपको पता है एकदम से एसीज होते हैं वहाँ पे, तो धीरे धीरे बॉडी ने अडेप्ट किया। बट बाद में फिर मैम ये है कि इतना जो मेहनत की थी उसका फल मिला और धीरे धीरे सीखना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मैम मैंने प्रोमो प्रोड्यूसर और म्यूज़िक स्केड्यूलर की प्रोफाइल पे काम किया। प्रोमो प्रोड्यूसर होता है मैम जो प्रोमोज एडवर्टाइजमेंट्स बनाता है। अच्छा। तो उसमें मैम बिगिनर से जैसे बड़े स्टेशंस होते हैं मैम, वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर अलग रहता है, ठीक है, फिर साउंड इंजीनियर अलग रहता है, ठीक है, और फिर वीओ आर्टिस्ट होते हैं। तो आपका स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख के देता है और फिर आपको उसके हिसाब से वीओज होते हैं और आप पैकेज। तो मैम छोटे स्टेशंस में ऐसा होता था कि ये तीनों काम खुद ही करने पड़ते हैं। मतलब वीओ आर्टिस्ट आपको और भी मिल जाएगा, जैसे फीमेल वीओ है, बट आपको स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखनी है और आपको साउंड इंजीनियरिंग भी खुद ही करनी है। तो मैम धीरे धीरे वहाँ से सीखा, सॉफ्टवेयर सीखा, धीरे धीरे कमांड आई। उसके बाद मैम फिर म्यूज़िक स्केड्यूलर का भी काम किया मैंने। इसके बारे में भी बताएं कि क्या क्या होता है म्यूज़िक स्केड्यूलिंग में। हाँ मैम, म्यूज़िक स्केड्यूलिंग में ऐसा रहता है कि आप गाने जो प्ले करते हैं पूरे दिन में, तो मैम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से डे पार्ट में आपको कौन से लिसनरशिप ज़्यादा मिलती है। जैसे मैम सुबह के टाइम और शाम के टाइम ऑफिसेस का टाइम है और यूथ कॉलेज जा रहे हैं, तो थोड़ा उनसे सेंट्रिक करना पड़ता है। डे टाइम में लेडीज़ लोग ज़्यादा सुनती हैं, तो आपको फिर फीमेल बैंड पे देखना पड़ता है। फिर मैम इस हिसाब से आपको गानों का प्ले आउट रखना पड़ता है, पहले तो डेज़ के अलग अलग डे पार्ट्स में। उसके बाद मैम मूड मैपिंग होती है कि कोई गाना स्लो मूड का है या फिर सैड गाना है, तो वो उसका 2 मूड होगा, मतलब लेस मूड होगा। फिर मैम थोड़ा हैप्पी मूड का है, उसका 4 मूड होगा। फिर डांसिंग सॉन्ग होगा, उसका 5 मूड होगा। तो मैम इन मूड मैपिंग के हिसाब से और डे पार्ट के हिसाब से गानों को अलग अलग प्लेस किया जाता है। जैसे 1 घंटे में 13 गाने चलते हैं या 12 गाने चलते हैं, तो उनको कैसे प्लेस किया जाना है। और फिर सबसे जो ज़रूरी रोल रहता है मैम एक म्यूज़िक स्केड्यूलर का, वो मैम ये रहता है कि आपका मूड नहीं टूटना चाहिए। मतलब जो लिसनर सुन रहा है वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। हाँ, वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, एकदम उसको झटका नहीं लगना चाहिए कि एक सैड सॉन्ग बजा और उसके बाद एकदम से हैप्पी सॉन्ग बजे। तो वो जो मैम एक अच्छा डीजे या एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर या अच्छा म्यूजिक स्केड्यूलर वही है जो वो एक जिसको बोलते हैं ना कंटिन्यूटी बना के रखे, जो लिसनर को लगे यार अगर उसको एक गाना मान लो लिसनर को अच्छा है तो वो दूसरा गाना भी उसी तरीके का और उसको लगे यार ये भी मुझे पता है, और वो अपना प्लेलिस्ट चेंज ना करे, रेडियो स्टेशन चेंज ना करें। पीयूष जी, जैसे आपने बताया कि आपने आरजे की प्रोफाइल से स्टार्ट किया था। जी मैम। तो बहुत से लोग हैं जो हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, वो भी शायद कुछ आरजे भी ज़रूर बनना चाहते होंगे। तो आप उन लोगों को बताएं कि आरजे बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। मैम देखिए, आरजे बनने के लिए मैम मेन क्वालिटीज़ यही है कि एक तो आप स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए और आप स्पॉन्टेनिटी के साथ एक चीज़ का जवाब दे सकें। दूसरा मैम आप कहीं ना कहीं ह्यूमरस होने चाहिए ताकि लोग सुने तो वो खुश हों और आपका मतलब इंटरेस्टिंग होने चाहिए, मतलब आपके आसपास के लोग आपको सुने तो वो सुनते रहें। और लास्टली मैम एक टेक अवे होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं है सिर्फ आप हंसने के लिए आपने कंटेंट दिया, आप हंसे मुस्कुराए, उसके साथ आपको इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए ताकि हाँ मतलब टेक होम क्या जो सुनने वाला है उसको क्या मिल रहा है, हाँ ताकि वो इंटरेस्ट भी ले और उसको नॉलेज भी मिले। तो सुनने वाले को अगर ये 2 चीज़ें मिलती है, आप स्पॉन्टेनियस हैं, आप उसके आप लिसनर के मुंह पे स्माइल ले आते हैं, तो मैम एक अच्छे आरजे के यही लक्षण है। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं तो मैम एक आप अच्छे आरजे बन सकते हैं। आरजे की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 मैन आर्मी का भी काम होता है। आपको सॉफ्टवेयर हैंडल करने हैं, अपने लिसनर्स का जो आपको सुन रहे हैं उनकी वो जो तारतम्यता है वो टूटनी नहीं चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने जो है आरजे के अलावा प्रोमो प्रोड्यूसर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी प्रोफाइल्स में जो है आपने काम किया है। जी मैम। तो आज की डेट में जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो भी आपने काम किया है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसने कितना ज़्यादा जो है
सहायता की? मैम काम के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलप तो होती ही है। जी। धीरे धीरे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी। और मैम जैसे टीवी है, रेडियो है, इस पे लाइव जाना है, इसमें प्रोग्राम होते हैं, तो मैम इसमें आपको बहुत सारे लाखों लोग आपसे जुड़ते हैं। राइट। तो आप कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते। बिल्कुल, हाँ जी, मतलब जी, जी। जो और गलती भी करते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। आप उसको ये नहीं कर सकते यार ये मैंने गलती नहीं की थी, क्योंकि वो लोगों के लाइव सामने है, ऑन ईयर जा रहा है, लोग आपको सुन रहे हाँ, हैं उसी लोगों को मोमेंट वो पे। रिकॉर्ड है उनके पास। तो एक तो कहीं ना कहीं मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जी। तो आप गलती नहीं कर सकते। दूसरा मैम आपको कंपटीशन भी है इस लाइन में बहुत सारा। तो आपको कंपटीशन भी देखना पड़ता है कि वो कंपिटिटर्स क्या प्ले कर रहे हैं। तो मैम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इवन अगर जो रिलायंस का बिग एफएम है, जी। वहाँ से मैम मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मेरे को आज भी कहीं ना कहीं यूज़ आता है। जी। क्योंकि उनका ऐसा रहता था कि मैम जो भी आपका यूएसए में और यूके में जो भी रेडियो का स्टडीज़ हैं, ओके। हाँ वो सारा उन्होंने हमारे को सिखाया है। अच्छा, यानी कि यूएस के मॉडल पे बेस्ड था वो बेस्ड, पूरा। हाँ कि कैसे टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं, टीजी जी, क्या जी, होती है, जी। फिर क्या एज ग्रुप है, कैसे शोज डिज़ाइन करने हैं, तो वो सारा मैम वहाँ से बहुत अच्छे से सीखा है। हाँ उसको इम्प्लीमेंटेशन हमारा मतलब इंडिया में, इंडिया के हाँ, अकॉर्डिंग था। इंडिया जी, के जी, जी, बिल्कुल। अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन बहुत फ़र्क हो जाती है। क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे म्यूजिक टेस्ट अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। सब कुछ अलग है मैम। जी। यहाँ पे जो मतलब जो सुनने वाला है उसकी पॉकेट भी अलग है। तो जी, मतलब हमारा राइट। हाँ जहाँ उनका मतलब उनके वहाँ का 1 रुपया हमारे यहाँ के 70 रुपये हैं, बिल्कुल। और वहाँ पॉपुलेशन कम है। जी। तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर एक साइड पे रख दें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो भी उन्होंने सिखाई रेडियो से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, जी। तो मैम उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलप में कहीं ना कहीं मैम मदद की है मुझे। जी, पीयूष जी आपने अभी एडवर्टीजमेंट की बात की, तो आपने उसमें भी काम किया है, तो जी, उसके मैम। बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैम एडवर्टीजमेंट मतलब प्रोमो प्रोड्यूसर, एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर भी मैंने काफ़ी टाइम काम किया है। जी। तो मैम इसमें सबसे पहले तो हम एक पिच लेते हैं क्लाइंट से, ओके। जो भी उन्होंने बनानी होती है कि आप इस तरीके की ऐड बनाइए। उसके बाद पिच के बाद मैम उसको हमने डालना होता है कि अब हमने हमारे पास एक तो मैम रेडियो में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है सेकेंडेज। हाँ क्योंकि रेडियो स्पॉट्स बहुत महंगे होते हैं। अगर अच्छा। देखा जाए तो मतलब टीवी एड से भी महंगे रेडियो एड्स पड़ते हैं। ओह। तो हाँ तो पहले जो हमारे से क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो उनको एक कंसेप्ट भी चाहिए होता है, अपना नंबर भी 2 बार आना चाहिए, कंपनी का नाम भी आना चाहिए, तो वो हम ऐड बना के एक इंटरेस्टिंग सी दे देते हैं। जी। उसके बाद बात आती थी बजट की। अच्छा। तो कहीं ना कहीं फिर क्लाइंट बजट में फंस जाता था। अब एक 30 सेकंड की ऐड बनी है, क्लाइंट बोलता था इसको 15 की कर दो। अच्छा। तो अब वो 30 सेकंड की ऐड बजट की वजह से 15 सेकंड में भी चलनी है। जी, जी, जी। फिर उसमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए, फिर वो क्रिएटिव भी होनी चाहिए। तो मैम तो वो सारी चीज़ें हाँ वो आपने सारी की हैं। चीज़, तो वो चैलेंज होता था जी। बहुत ज़्यादा। पीयूष जी ये तो रेडियो की बात थी, लेकिन आपने टीवी में भी काम किया है। जी मैम, तो जी वो मैम। रेडियो से टीवी का सफर वो किस तरह से रहा? मैम मैंने टीवी में पीटीसी के चैनल्स हैं, म्यूज़िक चैनल्स ही हैं मैम। मैंने जी। मतलब म्यूज़िक चैनल्स में ही काम किया है, और एज अ मतलब जैसे मैं रेडियो में म्यूज़िक स्केड्यूलर का काम करता था, जी। वैसे मैंने टीवी में भी म्यूज़िक स्केड्यूलर का ही काम किया है। तो उनके 1-2 फुल टाइम म्यूज़िक चैनल्स थे, पीटीसी म्यूज़िक जी। और पीटीसी चक दे, जी। और भी 2 चैनल्स थे जिनमें पार्ट टाइम चलता था म्यूज़िक। तो मैम उनमें जो भी 4 चैनल होती थी उनकी सारों की शेड्यूलिंग अच्छा। म्यूज़िक की, एक में 17 घंटे म्यूज़िक प्ले होता था, एक में 13 घंटे म्यूज़िक प्ले होता था, और बाकी में एक में 6 में और एक में 7 में। तो वो सारे की सारों की म्यूज़िक शेड्यूलिंग मैम मैं खुद देखता था। अच्छा। हाँ चारों म्यूज़िक। तो मेन जो मेरा टीवी में रहा है काम वो यही रहा है मैम, गानों की प्लेसमेंट और म्यूज़िक शेड्यूलिंग कैसे करनी है, वही मैम मैंने काम किया टीवी पीयूष जी में। गानों की बात हो ही रही है और आप इतना खूबसूरत गाते हैं, तो क्यों ना एक गाना और सुना लिया जाए हमारे दर्शकों को। जी मैम, एक गाना मेरा अपना ही लिखा हुआ है और ये भी मैं बना रहा हूँ अपनी एल्बम में, मैं आपको सुनाता हूँ। तेरा प्यार मेरी समझ तो बार, तेरा प्यार मेरी समझ तो बार, प्यार नहीं देना ताना दे तू तसल्लियां, आउण तो पहला ही तू कहंदी हाँ मैं चलियां,
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਫਾਈਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ मेरी समझ तो बार। पंजाबी सॉन्ग का तब ये हिमाचल में अब जैसे हम पहाड़ी नाटी सुनते हैं, पहाड़ी के साथ साथ पंजाबी गानों का भी एक अलग ही जोश रहता है। बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैम मैंने पंजाब में काफ़ी साल काम किया जी, वो लग भी रहा है, वो एकदम वो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा पीयूष जी, आपका म्यूजिक बैंड भी रहा था जी, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं कि अभी भी वो बैंड है? नहीं मैम, वो कुछ टाइम दिल्ली में हम 2-3 लोग थे। एक गिटारिस्ट थे मेरे फ्रेंड, ये बिट्टू है उनका नाम, और एक मेरा और फ्रेंड था। हम तीनों ने मिलके शिवरू बैंड बनाया था। मेन 3 थे और भी उसमें आते जाते रहते थे लोग। तो मैम दिल्ली में हम क्लब्स में परफॉर्म किया करते थे। ये पीरियड है मैम जब मैंने अपना रेडियो से छोड़ा था 2015 के बाद और कोरोना से पहले। अच्छा। जी मैम, तो लाइव शोज़ करते थे जितने भी दिल्ली में क्लब्स वगैरह हैं, और उसमें ऐसा रहता है मैम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की परफॉर्मेंस रहती है और आपको क्लब्स में गाना होता है जो लाइव म्यूज़िक के साथ। और तो मैम उसका बड़ा अच्छा सा इंसिडेंस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में हमारा बैंड था, तो मैंने 3 लोगों को इकट्ठा करके बैंड बना दिया, अपने अलावा 3 लोगों को। तो अब फर्स्ट शो का हमें बजट मिला 15,000 रुपये। अच्छा। और हम 4 लोग थे। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा यार हम 5,000 से कम ना शो नहीं करते पीयूष। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप तीनों को 5,000 बोलते, मिनिमम है ये, मिनिमम हम 10,000 लेते हैं, पर अगर कम से कम भी सिनारियो वर्स्ट के सिनारियो हो तो हम 5,000 से कम का शो नहीं करते। तो मैं कहा ठीक है, आप 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप तीनों रखो, अभी स्टार्ट तो करना ही है। तो मैं मैनेज भी मैं करता था बैंड को, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं। तो अब उनको बुरा भी लगा कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, और एक तरफ उनको ये भी लगा चलो हमारे तो मिल रहे हैं जी। तो मैम अब उस दिन शो किया तो जैसे लोग खुश होके पैसे देकर जाते हैं स्टार को, तो मैम वही मेरे पास 35,000 इकट्ठे हो गए थे। अरे वाह। तो फिर उस दिन उनको लगा कि नहीं, मतलब हाँ, कहते हैं ना कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो वही था, आपका पैशन था। पहले आपने कहा भी कि मुझे नहीं चाहिए, पर भगवान की कृपा है और अपना जो प्रतिभा है, टैलेंट है, वो तो है ही। जी मैम। अब आपने कहा कि आपके बैंड का नाम शिवरूह था, तो अपने आप ही तक खूबसूरत सा नाम है। आजकल सावन का महीना भी चल रहा है, तो ये नाम जब आपने चूज़ किया उसके पीछे का क्या स्टोरी है, उसके पीछे की? मैम मतलब अपने फेवरेट भगवान जी, मेरे ख्याल तो मैक्सिमम लोगों के शिव जी होते हैं हमारे, तो और उनके भी एक अंतरात्मा से जुड़ी हुई बात, तो हमने ये सोचा था कि शिव जी की अंतरात्मा कैसी होगी, तो मैम वो शिवरूह करके एक नाम मतलब हमने सजेस्ट किया था। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा पीयूष जी, आप जो है असिस्टेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर भी रहे हैं। डायरेक्टर मैम। डायरेक्टर रहे हैं, प्लीज़ उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैम एक बहुत अच्छे जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रोचक कोहली। अवार्ड भी मिल चुके हैं उन्हें काफ़ी सारे बॉलीवुड में। वो उनका सबसे जो पहला गाना जिससे वो लाइमलाइट में आए थे वो था मैम पानी दा रंग वेख के। जी मैम, उससे वो लाइमलाइट में आए थे। और सोनू ते स्वीटी दी एक मूवी है, हाँ जी, सोनू ते स्वीटी दी ट्वीटीज, कुछ इस तरह की एक मूवी है जो काफ़ी फेमस थी यंगस्टर्स के बीच। उसके वो बहुत हिट मूवी है, तो उसके भी मैम गाने मतलब उसका गाना एक तेरा यार हूँ मैं, उसी मूवी का वो गाना है। जी मैम, वो उन्होंने डायरेक्ट किया है, तेरा यार हूँ मैं, एक तू ही यार मेरा, और बहुत सारे उन्होंने हिट गाने दिए हैं। तो अभी भी मनोज मुंतशिर के साथ उनका गाना एक आया है, माटी को माँ कहते हैं, मिशन मजनू करके, उसमें मैम मैं असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। तो काफ़ी सारे मैं उनको मतलब असिस्ट करता हूँ। रोचक कोहली जी हैं, हाँ वो, और मैम उनसे बहुत सीखने को मिला, और लाइफ में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक एंटरप्रेन्योर है मैम। और कहीं ना कहीं लगता था मैम कि अगर आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं या आप बहुत सारे पैसे कमाने लग जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। बट एक कॉमन बिलीफ है, हाँ ये कॉमन बिलीफ है, पर ये भ्रम मेरा अभी बड़े बुरी तरीके से टूट गया है। क्योंकि सीरियसली मतलब अभी
सबके साथ अरिजीत सिंह जी, जो जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं, इनको देखने का, सोनू निगम जी, इनके साथ काम करने का मौका मिला। बट मैम ये लोग सीरियसली मतलब 24 में से 28 घंटे काम करते हैं जी। मतलब जितने ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये सेलिब्रिटी है और इनकी लाइफ बहुत आसान होगी, पर ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और आपको रोज़ मतलब ये रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर रोज़ ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और तब जाके ये एक मुकाम को बनाए रखते हैं मैम। बिल्कुल पीयूष जी, जैसे एक समय था कि लोग चुनिंदा आर्टिस्ट को सुनते थे या उन्हीं के बारे में जान पाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आज की डेट में हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है म्यूज़िक कर रहा है और यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालते हैं, वो तो लोग सुन रहे हैं उनको। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस फील्ड में जब वो आ ही गए हैं तो कैसे अपने पाँव को जमा लिया जाए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं यही मैसेज देना चाहूँगा मैम, बहुत इजी हो गया है एक्चुअली। बहुत पुराने टाइम में ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो हुआ करते थे, उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं छुपी रह जाती थी, क्योंकि बहुत कम आगे मीन्स होते थे और बड़ा मुश्किल होता था अपने आप को प्रेजेंट करना, किसी टीवी में आना या स्क्रीन में आना। एक ये जो सोशल मीडिया आ गया है, इस यूट्यूब आप अपना चैनल घर बैठ के बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मैम बहुत बेहतर भी हो गया और बहुत आसान भी हो गया है कि आप लोगों के रूबरू एकदम से जा सकते हैं। और पीयूष जी, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को सिर्फ 2 लाइन सुना दीजिए। अच्छा मैम, मैं जाते जाते सुनाता हूँ। ले मन उड़ान तू, खुशियों की छेड़तान तू, खुद का कहना मान तू, चल छू ले आसमान तू। ले मन उड़ान तू, खुशियों की छेड़तान तू, खुद का कहना मान तू, चल छू ले आसमान तू। आसमां से आगे आसमां पे जाना है, ख्वाबों से आगे अपना ठिकाना है, मंजिल को पाना तो एक बहाना है, अपने को बस चलते ही जाना है। ले मन उड़ान तू, बहुत खुशियों बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और आपके गानों को सुन के बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पीयूष अग्निहोत्री जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम सचमुच आपको पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।